नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे साथियों, इससे पहले जो पहली वीडियो डाली गई थी उस वीडियो पर आप सभी ने बहुत अपना प्यार स्नेह आशीर्वाद दिखाया है और आज हम पहुंच चुके हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पर। यदि आप में से किसी साथी ने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे साथी आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह मैंने वहाँ किया है। प्यारे साथी, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एसएससी और रेलवे के जितने भी जो प्रीवियस प्रश्न हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के पहले प्रश्न की। प्यारे साथी, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि मोपिन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए, जो मोपिन महोत्सव है वह जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश में से कहाँ मनाया जाता है। तो प्यारे साथी, जो मोपिन महोत्सव है वह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके साथ ही हम अरुणाचल प्रदेश के अन्य महोत्सव की चर्चा करें तो एक ट्रिक के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे कि अरुणा साड़ी पाउंदी सोलोमो में। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको समझने का प्रयास करें कि अरुणा साड़ी पाउंदी सोलोमो में। अरुणा नाम की एक लड़की है और वो साड़ी पहन रही है सोलोमो के अंदर। देखिए, अरुणा से याद करना है अरुणाचल प्रदेश, सा से याद करेंगे सांकेन। सांकेन महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ड्री महोत्सव, ठीक है। सो से याद करेंगे सोलुंग महोत्सव, लो से याद करेंगे लोसर महोत्सव और मो से याद करेंगे मोपिन महोत्सव। ठीक है। देखो, पाउंदी से एक होता है, उसका नाम है पांग साउ। क्या होता है? पांग साउ। पांग साउ महोत्सव यदि आपसे पूछे कि पांग साउ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो जो पांग साउ महोत्सव है वह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इन महोत्सव को याद करेंगे और आप सभी अरुणाचल प्रदेश के महोत्सव याद कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है। प्यारे साथी, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध बताना है कि वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य करती है। तो जो रुक्मणी देवी अरुंडेल है वह भरतनाट्यम की एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि जो भरतनाट्यम है वह भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो प्यारे साथी, आपको याद रखना है कि ये तमिलनाडु का है, बताया था ना मैंने। चलिए अन्य देखते हैं कि जो भरतनाट्यम की अन्य और कौन कौन सी कलाकार हैं। देखिए, पिछली कक्षा में हम पूरे शास्त्रीय नृत्य पढ़ चुके थे, 8 मैंने बताए थे, और आज हम भरतनाट्यम कर रहे हैं और उनके सभी कलाकार हम एक ही वीडियो में देखेंगे कि भरतनाट्यम से संबंधित कौन कौन सी कलाकार हैं। देखिए, आपको याद करना है यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किससे है, तो ये भरतनाट्यम करती हैं। सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम से है। लीला सैमसन भरतनाट्यम। मृणाल निसारा भाई, पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मिनी प्रियदर्शनी, वैजयंती माला, टी बाला सरस्वती, मालविका सरुक्कई, एम के सरोजा, सी वी चंद्रशेखर, वी पी धनंजयन और मीनाक्षी श्रीनिवासन, आनंद शंकर जैन। तो इन सभी का जो संबंध है वो किससे है? इन सभी का संबंध भरतनाट्यम से है। देखिए, भरतनाट्यम करने वाली नृत्यांगनाएं हैं, ये आपको जरूर याद रखना है। यहाँ से परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। तो चलिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है जुरिथिन नृत्य कहाँ किया जाता है। देखिए, नृत्य जो हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके कलाकार हैं या फिर अन्य जो फोक डांस हैं, उनसे प्रश्न एसएससी और रेलवे के अंदर जरूर पूछा जाता है। तो बताना है कि जुरिथिन जो नृत्य है वो कहाँ किया जाता है। गुजरात, असम, नागालैंड, हरियाणा में से कहाँ किया जाता है। तो प्यारे साथी, यह किया जाता है गुजरात के अंदर। इसी के साथ यदि गुजरात के हम अन्य नृत्य देखें तो गुजरात में अन्य डांस होते हैं, उनका क्या क्या नाम है। तो वह होते हैं कौन कौन से भाई? वह होते हैं आपके, एक तो गरबा, ठीक है, एक डांडिया, टिप्पणी, लास्या, रासलीला, पनिहारी और भवई। ये जो सभी डांस है, ये सभी कहाँ के डांस है? ये सभी गुजरात के डांस हैं। आपको याद करना है जरूर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वैसे इनको याद कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। जो पंडित राम नारायण है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से बताना है। सारंगी, घटम, सितार, वायलिन से। तो पंडित राम नारायण का जो संबंध है वह सारंगी से है। सारंगी वादक हैं पंडित राम नारायण, ठीक है भाई। अन्य बात करें कि और अन्य कलाकार कौन कौन हैं जो सारंगी बजाते हैं, तो सारंगी के अन्य वादक देखेंगे आप, यहाँ पे लिखे हुए हैं, सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। शकूर खान, ठीक है, शकूर खान का संबंध किससे है? सारंगी से। रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बिंदु खान, इलियास खान, संतोष मिश्रा, सबरी खान और बुंदू खान।
इन सभी का संबंध किससे है? तो ये सभी सारंगी वादक हैं। इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी, यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर याद रखें। और चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? एम्बुआई कुश्ती का संबंध किस राज्य से है? एम्बुआई जो कुश्ती है उसका संबंध किस राज्य से? मिजोरम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो प्यारे साथी जो एम्बुआई कुश्ती है उसका संबंध है मिजोरम से। देखो याद कैसे करना है एम्बुआई। एम्बु यानी या देखो बुआ, यहाँ लिखा हुआ है बुआ। बुआ आई, जब अपने घर में बुआ आती है तो वो बहुत सारे फल वगैरह लेके, बहुत सारी चीज़ें लेके आती है, जिससे अपने को क्या आता है? जिससे अपने को आता है मज़ा। क्या आता है? मज़ा। हम कहते हैं कि बुआ आई है, अब तो हमें क्या आ गया? मज़ा आ गया। तो इम्बू आई, तो इम्बू आई कुश्ती का संबंध मिजोरम से। मज़ा है ना, मज़ा से याद करेंगे मिजोरम। तो इम्बू आई कुश्ती का संबंध किससे है? मिजोरम से। ठीक है। वहीं बात करें उड़ीसा का, तो उड़ीसा का एक प्रसिद्ध है, उसका नाम है पैणा अखाड़ा। क्या नाम है? पैणा अखाड़ा। पैणा अखाड़ा यदि आपसे पूछ ले कि पैणा अखाड़ा का संबंध किससे है, तो पैणा अखाड़ा का संबंध होता है उड़ीसा से। मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध है मलखंभ। क्या है? मलखंभ। तो मलखंभ का संबंध किससे है? मलखंभ का संबंध है भाई आपका मध्य प्रदेश से। और तमिलनाडु का याद करना है कट्टू बरसाई। तमिलनाडु का क्या है? कट्टू बरसाई। कट्टू बरसाई का संबंध किससे है? कट्टू बरसाई का संबंध है तमिलनाडु से। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्यारे साथियों जितनी भी योजनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो यह हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। देखिए मुद्रा योजना में क्या होता है कि व्यक्ति को 50,000 से लेकर और 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। ठीक है। वहीं बात कर लें 1 मई 2015 को। 1 मई 2015 को एक इम्पोर्टेंट योजना है जिसका नाम है उजाला योजना। क्या याद करना है? उजाला योजना। देखो उज्ज्वला योजना अलग है, वो 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। एक है उजाला योजना। उजाला योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को हुई थी। 20 नवंबर 2016 को एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, उसका नाम है पीएम आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? वह हुई थी आपकी 20 नवंबर 2016 को। 22 जनवरी 2015 को बहुत इंपॉर्टेंट एक योजना है, बहुत बार पूछी जाती है, और उसका नाम क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 1 मई 2015 को उजाला योजना, 20 नवंबर 2016 को कौन सी योजना? पीएम आवास योजना। चलिए प्यारे साथी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी। तो प्यारे साथी 16 जनवरी को हम राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाते हैं। वही बात करें 23 जनवरी की, 23 जनवरी को हम मनाते हैं पराक्रम दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं भाई? पराक्रम दिवस हम मनाते हैं कब? 23 जनवरी को। 24 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस हम कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस हम मनाते हैं 24 जनवरी को। 25 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस हम मनाते हैं कब? 25 जनवरी को, क्योंकि इस दिन 25 जनवरी को संविधान सभा के चुनाव हुए थे। इसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अलावा हम 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में भी इसे मनाते हैं। तो प्यारे साथियों दिवस आप जरूर याद रखें, क्योंकि दिवस में से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इस प्रकार देखो हम धीरे धीरे जनवरी के 2 प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें जनवरी के पूरे दिन कवर कर लेंगे, फिर फरवरी के, फिर मार्च के, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा सिलेबस एक कवर अप होता जाएगा। चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पुस्तकों के लेखक बहुत पूछे जाते हैं भाई। तो राजतरंगिणी पुस्तक कल्हण, बाणभट्ट, जयदेव या दंडी के किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राजतरंगिणी याद रखना कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसमें हमें जम्मू कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है। बाणभट्ट के द्वारा 2 पुस्तकें आपको याद रखनी है। पहली एक तो हर्षचरित्र। कौन सा चरित्र भाई? हर्षचरित्र। और एक है कौन सा? कादम्बरी। कौन सी? कादम्बरी। ये जो कादम्बरी और हर्षचरित्र है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रचना है किसकी? बाणभट्ट की। जयदेव की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है और उसका नाम है गीत गोविंद। कौन सी? गीत गोविंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है गीत गोविंद रचना जयदेव की। दंडी की इंपॉर्टेंट है कौन सी? 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र किसकी है? 10 कुमार चरित्र रचना है किसकी? दंडी की। 10 कुमार चरित्र रचना दंडी की है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। जो पोलो जो खेल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या बतानी है कितनी है। देखो पोलो जो खेल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या बतानी है कितनी है, 9 होती है, 4 होती है, 7 होती है, 11 होती है। देखो पोलो को लिखेंगे 4, इस प्रकार लिखेंगे ना, पोलो इस प्रकार लिखा हुआ है पोलो, तो देखो पोलो में 4 का निशान आया हुआ है, तो पोलो में खेल जो खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी होती है, 4 होती है। वही बात करें अन्य, तो जो बेसबॉल होता है और एक खेल होता है खो खो, है ना, खो खो, बेसबॉल और खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 9। कितनी होती है, 9। 7 प्लेयर होते हैं किस किस के अंदर, नेट बॉल, कबड्डी और वाटर पोलो के अंदर। नेट बॉल, कबड्डी और नेट बॉल है, कबड्डी है और एक वाटर पोलो है। इन सभी में कितने संख्या होती है खिलाड़ियों की, इन सभी में खिलाड़ियों की संख्या होती है आपकी 7। वहीं बात करें 11 की, तो 11 किस किस में होता है, 11 होता है भाई हॉकी के अंदर, क्रिकेट के अंदर और फुटबॉल के अंदर। एच शेप याद कर लेना है ना, एच शेप, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 11। और नेट बॉल और इसके अलावा कितने, कबड्डी और कौन सा है, वाटर पोलो। नेट बॉल, कबड्डी, वाटर पोलो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और 9 खिलाड़ी बेसबॉल के अंदर और खो खो के अंदर होते हैं। बाकी पोलो में पोलो जो खेल होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, उसमें होती है 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखो यहाँ पे लिखा गया है खेलों में खिलाड़ियों की संख्या, जो बेसबॉल है उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, खो खो में होती है 9, ठीक है। और ये जो नेट बॉल है, कबड्डी है, वाटर पोलो, इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है। लखनऊ बताना है कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो प्यारे साथी जो लखनऊ है वह गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा लखनऊ के अलावा एक शहर और है उत्तर प्रदेश का जिसका नाम है जौनपुर। तो जौनपुर भी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट शहर है जिसका नाम है गोरखपुर, बहुत चर्चा में रहता है शहर गोरखपुर। गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। गंगा के किनारे कौन कौन से शहर आते हैं, जिसमें प्रयागराज, कन्नौज और वाराणसी हम पढ़ते हैं। कौन कौन से, प्रयागराज, कन्नौज और वाराणसी। वहीं बात करें यमुना की नदी किनारे, तो यमुना नदी के किनारे हमारी नई दिल्ली है, ठीक है, मथुरा है, इसके अलावा इटावा है, इटावा और एक होता है आगरा। तो ये जो शहर हैं वो सभी किसके किनारे हैं, यमुना की। नई दिल्ली है, मथुरा है, इटावा है, आगरा है, ये तो किसके, यमुना किनारे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हिमाचल में स्थित दर्रा है। हिमाचल में स्थित दर्रा है, तो हिमाचल में इनमें से कौन सा दर्रा है, सीप किला है, रोहतांग है, बाड़ा लाचा है। तो कौन सा है भाई, ये तीनों के तीनों जो दर्रे हैं वो सभी कहाँ हैं, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद कैसे करोगे, देखो रोहित नाम का लड़का है वो सिप चराता है बाड़े के अंदर। रोहित सिप चराता है बाड़े के अंदर, रोहित सिप चराता है बाड़े के अंदर। इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य के अंदर स्थित है। तो बताओ प्यारे साथी, जो धुआंधार जो जलप्रपात है ना वो कौन से राज्य के अंदर स्थित है। तो प्यारे साथी धुआंधार जो जलप्रपात है वह मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। देखो आगे बढ़ते हैं हमारे, अब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में और कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो ये देखो कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है और ये नर्मदा नदी पर स्थित है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश में, दुग्धधारा नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में, और पाताल पानी जलप्रपात ये चंबल नदी पर है। और ये कहाँ पर है भाई, ये आपका है मध्य प्रदेश के अंदर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, मानसबल झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो प्यारे साथी आपको बताना है कि जो मानसबल झील है वह किस राज्य में स्थित है। देखो मानसबल जो झील है वह कहाँ पे है, मानसबल झील है आपके जम्मू कश्मीर में है भाई, ठीक है। असम में मत करना, क्योंकि मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम के अंदर है, लेकिन मानसबल जो झील है ना वो जम्मू कश्मीर में, याद रखना। इसके अलावा हम जम्मू कश्मीर की और झीलों के बारे में बात करें तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर आपको मिलेंगी। ये देखिए हर जो सवाल इम्पोर्टेंट है उसकी व्याख्या की गई है, ये मेहनत की गई है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी को एक जगह इतना कंटेंट देना और कम समय में देना ये हमारा उद्देश्य है। तो प्यारे साथी इस मेहनत के लिए आपको एक लाइक करना जरूर है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में देखो कौन कौन सी झीलें हैं। एक तो डल झील है जो सर्दियों में जम जाती है, शेषनाग झील है, बैरीनाग झील है, अनंतनाग झील है, और भारत की मीठे पानी सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील। ये कहाँ पे स्थित है, ये सभी जम्मू कश्मीर में स्थित है।
आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल पे, वेद समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए जो वेद समाज है उसकी स्थापना किसने करी थी, तो वेद समाज की स्थापना किसने करी है भाई, केशव चंद्र सेन जी ने करी है। तो केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना करी थी और ये कब करी थी, 1864 के अंदर करी थी। बहुत प्यारे सवाल हैं साथियों, ये सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और एसएससी रेलवे के फेवरेट सवाल होते हैं। देखिए और अब हम इसमें थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो केशव चंद्र सेन ने वेद समाज की स्थापना 1864 में करी है। ज्योतिबा फूले जो थे एक समाज सुधारक थे भारत के, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी और कब करी थी, 1873 के अंदर करी थी। विलियम जोन्स जिसने एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी और 1784 में करी थी। विलियम जोन्स एशियोटिक सोसाइटी 1784 में स्थापना करी थी। वहीं बात करें मैडम ब्लातवस्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी और ये कब करी थी, 1875 में करी थी। प्यारे साथियों इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना क्योंकि ऐसे सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, हूण वंश की स्थापना किसने करी थी। हूण वंश की स्थापना पिछले जो अपने प्रैक्टिस सेट था उसमें मैंने आपको 3-4 जो वंश है उनको बताया था और आज हम और पढ़ते हैं जो वंश हैं उनके संस्थापक उनकी राजधानियाँ। हूण वंश की स्थापना किसने करी है, शिशुनाग ने, पुष्यमित्र ने, तोरमन ने या वासुदेव ने। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा प्यारे साथी तोरमन ने हूण वंश की स्थापना करी थी। बाकी देखें इन जो और हैं इन्होंने कौन कौन से वंश लाए थे, तो देखिए शिशुनाग ने नागवंश की स्थापना करी थी। नागवंश यदि आपसे पूछे कि नागवंश की स्थापना किसने करी है तो शिशुनाग ने, और इनकी राजधानी क्या थी, वैशाली। वही बात करें पुष्यमित्र ने, तो पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना करी थी और इसकी राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र। तोरमन ने हूण वंश की स्थापना करी थी और इनकी राजधानी क्या है, सियालकोट। वहीं वासुदेव की बात कर लें तो वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना करी थी और जो इनकी राजधानी क्या थी, अजमेर थी। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं और आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसराय कौन थे। आपको बताना है कि 1857 जो क्रांति हुई थी भारत के अंदर उस समय भारत का जो वायसराय था वो कौन था, कैनिंग, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो या लिटन। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा, इनमें से सही उत्तर होगा कैनिंग। जो कैनिंग जो था ना वो भारत में 1856 से लेकर और 62 तक इसका जो कार्यकाल है। इसी के समय विधवा पुनर्विवाह जो गठन आया था, एक्ट आया था, उसी के समय कौन था, उसी समय कौन था, कैनिंग था भाई। आगे हम देखते हैं, देखिए इनका जो कार्यकाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाता है कई बार। कैनिंग का जो कार्यकाल है वो 1856 से 62 तक था। वहीं बात करें जॉन लॉरेंस का, तो जॉन लॉरेंस ने 1864 से लेकर 69 तक इसका कार्यकाल है। लॉर्ड मेयो 1869 और 72 तक, जो हमारी पहली जो अनियमित जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, ठीक है ना। और वहीं बात करें लिटन की, तो लिटन 1876 से लेकर 80 तक ये रहा है। आगे देखते हैं चेचक की टीके की खोज किसने करी है। बताइए सर, चेचक का जो टीका है उसकी आविष्कार किसने किया था। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीके की खोज करी थी। वहीं बात करें रॉबर्ट कोच ने, तो रॉबर्ट कोच ने टीबी का जो बैक्टीरिया होता है ना, टीबी के बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, तो रॉबर्ट कोच ने करी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक पेनिसिलिन जो एक दर्द रोधक दवा है, पेनिसिलिन जो एक दवा है उसकी खोज किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करी थी। और ल्यूवेनहुक आप जानते हैं बैक्टीरिया के जनक कहा जाता है, बैक्टीरिया की खोज इन्होंने करी थी। ठीक है, इस प्रकार से आप इन्हें याद कर सकते हैं। देखिए आगे लिखा हुआ है, रॉबर्ट जो कोच था उन्होंने टीबी के बैक्टीरिया की खोज करी है, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी है और ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरिया की खोज करी है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है। प्यारे साथियों ये फिजिक्स के सवाल हैं और आपको देखने को मिल जाते हैं। तो डायनेमो, मोमबत्ती, माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर, इनमें से कौन ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। तो प्यारे साथी देखते हैं हम इनमें से कौन सा है भाई, बताओ। तो जो डायनेमो है, डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। वहीं बात करें मोमबत्ती, तो देखिए अगले इसमें आपको देखने को मिलेगा अगली स्लाइड के अंदर, ये देखिए मेहनत हर स्लाइड में की गई है आपके लिए। माइक्रोफोन जो होता है ना वो ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। वहीं बात करें लाउड स्पीकर की, तो लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। मोमबत्ती जो है ना वो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य करती है। ठीक है प्यारे साथी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे। घास में कौन सा अम्ल पाया
जाता है। बताइए घास में निम्न में से कौन सा ऐसा अम्ल है जो पाया जाता है। तो प्यारे साथी, जो बेंजोइक अम्ल है वो घास में पाया जाता है। वहीं बात करें कार्बनिक जो अम्ल है, आपने सोडा वाटर पिया होगा ना खूब ही। सोडा वाटर आप कहीं गए होंगे शहर में घूमने के लिए, वहाँ आपको बहुत लेमन सोडा, ऑरेंज सोडा, है ना, ये जो सभी सोडे हैं ये सभी कार्बनिक अम्ल इसमें पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल दूध, दही, दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। वहीं बात करें फॉर्मिक अम्ल, जो डंक वाले जो होते हैं ना, जिसमें जीव होते हैं, जिसमें बिच्छू है, चींटी है, ततैया है, इन सभी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इनमें सभी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल आज का हमारा अंतिम सवाल, और आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का न्यूनतम जनघनत्व है। ठीक है प्यारे साथी, ये मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको, और अब आपको बताना है कि किस राज्य का जनघनत्व सबसे कम है। तो प्यारे साथी, इस सवाल का उत्तर मैं आपको बता देता हूँ कि अरुणाचल जो है उसका जनघनत्व सबसे कम है, और ये कितना है, 17 है। कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। ये तो पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे कौन है, मिजोरम है। और मिजोरम का जनघनत्व कितना है प्यारे साथी, तो मिजोरम का है 52। कितना है, 52। ये दोनों तो सबसे कम में आ गए। और मैंने आपसे कल बताया था कि सर्वाधिक जनघनत्व कितना है, सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ का है, तो बिहार का है, और बिहार में कितना है, 1106 है। कितना है, 1106। और दूसरे नंबर पे कौन है, पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल का कितना है भाई, 1028। कितना है, 1028 कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का, और बिहार का कितना है, 1106। तो बिहार का सर्वाधिक, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का, दूसरे नंबर पे मिजोरम, और यहाँ दूसरे नंबर पे सर्वाधिक में कौन है, पश्चिम बंगाल। वैसे ही हम बात करें कि ओवरऑल भारत का जनघनत्व कितना है, तो प्यारे साथी ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, और मैं देखूंगा किस किस व्यक्ति ने कमेंट किया है कि भारत का जनघनत्व कितना है, भारत का जनघनत्व कितना है। ये आपके लिए होमवर्क का सवाल है, भारत का जनघनत्व कितना है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैंने बता दिया, सबसे कम बता दिया, सर्वाधिक बता दिया। अब मुझे आप बताएंगे इस सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स के अंदर। प्यारे साथियों, आपको क्लास कैसी लगी है ये आप मुझे ज़रूर बताएं, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर फैलाएं। यदि आपके कोई भी सुझाव हों हमारी इस कक्षा के बारे में, कुछ भी आप बताना चाहें कि इसमें क्या कमी है, क्या हमें और ऐड करने की आवश्यकता है, तो प्यारे साथी ऐसी जो कमेंट है वो हमें बहुत मदद करती है, हमें अपने और आगे के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर ऐसा एक कमेंट करें जो हमें हिम्मत दे आगे काम करने के लिए, और आप हमें बताएं कि सर हमें ये और ऐड करने की आवश्यकता है, या फिर हमें और क्या नया करने की आवश्यकता है। प्यारे साथी, आपके लिए हमेशा मैं मेहनत करता रहूँगा, और आपको और अच्छे अच्छे प्रश्नों से अवगत कराता रहूँगा। तो देखते रहिए आप हमारी इन प्रैक्टिस सेट को। तब तक के लिए गुड बाय।